शहर के सबसे आलीशान अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी सरस्वती जी नीचे सड़क पर खेलते बच्चों को देख रही थी। उनके हाथ में एक फटा हुआ स्वेटर था जिसे वे सिलने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से उनकी बहू तन्नू की तीखी आवाज़ आई, माजी कितनी बार कहा है कि ये चिथड़े लेकर ड्राइंग रूम में मत बैठा कीजिए। आज मेरे क्लब की सहेलियां आ रही हैं। आपकी इस दरिद्रता को देखकर वे क्या सोचेंगी कि सुमित अपनी माँ को नया स्वेटर भी नहीं दिला सकता। सरस्वती जी ने चश्मा ठीक करते हुए धीमे स्वर में कहा, बहू ये फटा नहीं है, बस थोड़ी सिलाई उधड़ गई है। और वैसे भी मुझे नए कपड़ों की क्या ज़रूरत, अब तो उम्र तो हो गई है, तो बस कोने वाले कमरे में रहा कीजिए। तन्नू ने बात काटते हुए कहा, और सुनिए, आज शाम को जब मेहमान आए तो आप बाहर मत निकलिएगा। मैं कह दूंगी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपकी ये झुर्रियाँ और पुराने ख्याल मेरी इमेज खराब करते हैं। सरस्वती जी का दिल बैठ गया। यह वही बेटा था जिसे उन्होंने ट्यूशन पढ़ा कर खुद भूखी रहकर इंजीनियर बनाया था। पति की मृत्यु के बाद अपनी पूरी ग्रेजुएटी और पीएफ के पैसे उन्होंने सुमित के इसी फ्लैट को खरीदने में लगा दिए थे। रात के खाने पर सुमित थका हुआ घर लौटा। सरस्वती जी ने हिम्मत जुटाकर उससे बात करनी चाहिए। बेटा सुमित, मेरी आंखों में मोतियाबिंद का असर बढ़ रहा है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। सुमित ने फ़ोन से नज़रें हटाए बिना कहा, माँ अभी ऑफिस में बहुत काम है, और वैसे भी ऑपरेशन के बाद आपको हफ्तों बेड रेस्ट चाहिए होगा। तन्नू घर संभालेगी या आपकी सेवा करेगी? अभी रुक जाओ, जब बोनस मिलेगा तब देखेंगे। तन्नू ने तुरंत आग में घी डाला। और क्या माँ जी, घर में इतना काम पड़ा रहता है, आप बैठी रहेंगी तो ये सब कौन करेगा? थोड़ा आंखों पर जोर डालिए, कुछ नहीं होता। सरस्वती जी खामोश हो गईं। उनकी आंखों से आंसू टपक कर दाल की कटोरी में गिर गए। उन्होंने समझ लिया था कि इस घर में उनकी हैसियत एक मुफ्त की आया से ज़्यादा कुछ नहीं है। वे सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती और फिर सारा दिन बहू की झिड़कियाँ सुनती। एक दिन घर पर सुमित के बॉस और कुछ बड़े क्लाइंट्स आने वाले थे। घर में पार्टी की तैयारी चल रही थी। तन्नू ने सरस्वती जी को रसोई में बर्तन धोने और स्नैक्स तैयार करने के काम पर लगा दिया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमित ने दरवाज़ा खोला। सामने शहर की मशहूर क्रिमिनल लॉयर ईशानी खड़ी थी, जो सुमित की कंपनी की लीगल एडवाइज़र भी थी। सुमित ने झुककर स्वागत किया। मैम, आप आई, यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आइए बैठिए। पार्टी के बीच में तन्नू ने रसोई की तरफ इशारा करके तेज़ आवाज़ में कहा, अरे ओ काम वाली, ज़रा इधर आना, मेहमानों को पानी दो। सरस्वती जी कांपते हाथों से ट्रे लेकर बाहर आईं। उनकी पुरानी सूती साड़ी और आंखों पर चढ़ा मोटा चश्मा उनकी सादगी को बयां कर रहा था। जैसे ही वे ईशानी के पास पहुंची, ईशानी की नज़रें सावित्री जी पर थमी की थमी रह गई। ईशानी के हाथ से गिलास छूट गया। उसने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ी और पूरी महफिल के सामने सरस्वती जी के चरणों में गिर गई। मैडम, आप यहाँ इस हालत में? ईशानी की आंखों से आंसू बह निकले। पूरा हॉल शन्न रह गया। सुमित और तन्नू के चेहरे सफ़ेद पड़ गए।
सुमित हकलाते हुए बोला, मैम आप इन्हें जानती हैं? ये तो बस घर की देखभाल करती हैं। ईशानी दहाड़ उठी। चुप रहो सुमित, घर की देखभाल करती हैं? ये सरस्वती देवी हैं, इस राज्य की बेस्ट टीचर का अवार्ड जीत चुकी हैं। आज मैं जो भी हूँ, जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, इन्हीं की वजह से हूँ। इन्होंने मुझे तब पढ़ाया था जब मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे। ईशानी ने सरस्वती जी का हाथ थाम लिया और सुमित की तरफ मुड़कर कहा, सुमित, मैंने सुना था कि तुम एक बड़े फ्लैट में रहते हो, पर यह नहीं पता था कि तुम्हारा दिल इतना छोटा है। अपनी माँ को जिसने तुम्हें इंसान बनाया, उसे तुम नौकरानी बनाकर रख रहे हो। सरस्वती जी की आंखों में अब दुख नहीं बल्कि एक चमक थी। उन्होंने ईशानी के सिर पर हाथ रखा और सुमित की तरफ देखा। बेटा सुमित, तुमने आज मेरा परिचय कामवाली के रूप में दिया, लेकिन मेरी शिष्या ने मुझे मेरा वजूद याद दिला दिया। तुमने मेरी ममता का मोल पैसों और गुलामी से लगाया, पर संस्कार कभी खरीदे नहीं जा सकते। सरस्वती जी ने कमरे के अंदर जाकर अपना एक छोटा सा झोला उठाया। उसमें उनके पति की तस्वीर और उनकी कुछ किताबें थी। तन्नू घबरा कर बोली, माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? लोग क्या कहेंगे? सरस्वती जी मुस्कुराई, लोग वही कहेंगे जो तुम कह रही थी कि मैं तुम्हारी इमेज खराब करती हूँ। अब तुम्हारी इमेज सुरक्षित रहेगी। मैं अब उस घर में जाऊंगी जहाँ मैं नौकरानी नहीं, गुरु और माँ कहलाऊंगी। ईशानी ने बड़े गर्व से सरस्वती जी का झोला उठाया। मैडम, मेरे घर में एक छोटा सा पुस्तकालय है और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है। आप मेरे साथ चलेंगी? जब सरस्वती जी उस आलीशान फ्लैट की दहलीज पार कर रहे थे, तब सुमित और तन्नू शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने सिर्फ अपनी माँ को नहीं बल्कि अपने घर की बरकत और दुआओं को हमेशा के लिए खो दिया है। विजय को अपने पैरों पर गिरा देख सावित्री जी की रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने कांपते हाथों से विजय का सिर उठाया और सिसकते हुए बोली, विजय बेटा, तू आज इतना बड़ा अफसर बन गया। देख बेटा, तेरी इस गुरु का क्या हाल हो गया। विजय खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब ममता की जगह अंगारे दहक रहे थे। उसने मुड़कर अमन और प्रिया की तरफ देखा। अमन सोफे के पीछे दुबक गया था और प्रिया का चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। विजय की कड़क आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी, मिस्टर अमन, इस घर की रजिस्ट्री दिखाओ मुझे अभी। अमन हकलाते हुए बोला, सर वह तो मेरे नाम पर है और वह पैसे कहाँ से आए? विजय ने दहाड़ते हुए पूछा। वह 40 लाख का चेक जो मैडम की रिटायरमेंट का था, वह कहाँ गया? मुझे पता चला है कि तुमने धोखाधड़ी से अपनी माँ के पैसे हड़प लिए। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते मैं अभी इसी वक्त इस मामले की जांच के आदेश देता हूं। विजय ने अपने मोबाइल से पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। इंस्पेक्टर, तुरंत सिविल लाइन वाले इस बंगले पर आइए। एक सीनियर सिटीजन के साथ धोखाधड़ी और घरेलू हिंसा का मामला है। प्रिया दौड़कर सावित्री जी के पास आई और उनके पैर पकड़ लिए। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, वह तो हम मजाक कर रहे थे, आप तो हमारी जान हैं। विजय सर को रोकिए वरना हमारी बदनामी हो जाएगी। सावित्री जी ने पहली बार अपनी बहू का हाथ झटक दिया।
उनकी आंखों में अब वह बेचारी माँ नहीं बल्कि एक सख्त शिक्षिका थी। उन्होंने कहा, बहू, तूने कहा था ना, काम नहीं तो खाना नहीं। आज मैं कहती हूँ, सम्मान नहीं तो रिश्ता नहीं। अमन भी गिड़गिड़ाने लगा, माँ, मुझे जेल मत भेजो, मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। मैं शपथ लेता हूँ कि तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। सावित्री जी ने अमन की आंखों में देखा और ठंडे स्वर में बोली, अमन, तूने मुझे सावित्री बाई काम वाली बताया था ना, आज से मैं वही हूँ, पर तेरी माँ नहीं। जिस बेटे को माँ की ममता में इमोशनल ड्रामा दिखता है, उसे माँ की ज़रूरत ही क्या है। विजय बेटा, ले चल मुझे यहाँ से, इस घर की हवा में अब मेरा दम घुटता है। पुलिस आई और अमन को पूछताछ के लिए ले गई। विजय ने अपनी सरकारी गाड़ी का दरवाज़ा खुद खोलकर सावित्री जी को अंदर बैठाया। शहर के सबसे बड़े वृद्धाश्रम और अनाथालय ममता सदन में सावित्री जी को ले जाया गया। विजय ने वहाँ के ट्रस्टियों से कहा, आज से सावित्री मैडम यहाँ की मुख्य संरक्षिका होंगी। ये यहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगी और उन्हें इंसान बनाएंगी। कुछ महीनों बाद अमन का बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि शहर के किसी बड़े अफसर या बिजनेसमैन ने उसका साथ नहीं दिया। उसे अपना वह आलीशान बंगला बेचना पड़ा और वह उसी 40 लाख रुपए को चुकाने के लिए अब एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। उधर सावित्री जी अब खुश थी। उनके चारों तरफ सैकड़ों बच्चे थे जो उन्हें दादी माँ और मैडम कहकर पुकारते थे। एक दिन विजय उनसे मिलने आया और बोला, मैम, अमन बाहर खड़ा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। सावित्री जी ने खिड़की से बाहर देखा, जहां अमन फटे हाल में खड़ा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, विजय, उसे कहना कि सावित्री देवी ने उसे माफ़ कर दिया है, पर एक माँ के रूप में मैं मर चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ उन बच्चों की हूँ जिन्हें समाज लावारिस कहता है, क्योंकि अब मैं खुद भी तो आज़ाद हूँ। सावित्री जी के इनकार ने अमन के पैरों तले जमीन खिसका दी। वह बाहर खड़ा रोता रहा, लेकिन आज उस ममता के द्वार बंद थे जिसने कभी उसकी हर गलती को हंसकर माफ़ कर दिया था। विजय केवल एक छात्र नहीं था, वह कानून का रखवाला भी था। उसने सावित्री जी को न्याय दिलाने के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। अदालत में जब सुनवाई हुई तो जज के सामने सावित्री जी ने वह सफ़ेद एप्रन पेश की जिसे पहनकर उन्हें पार्टी में बेइज्जत किया गया था। वह ड्रेस देखकर जज की आंखें भी नम हो गईं। अमन को आदेश दिया गया कि वह सावित्री जी के 40 लाख रुपए ब्याज समेत वापस करे। वह बंगला जो माँ के पैसों से लिया गया था, उसे कुर्क करने का आदेश दिया गया ताकि माँ की रकम लौटाई जा सके। घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के लिए अमन और प्रिया को 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। जब पुलिस अमन और प्रिया को हथकड़ी पहनाकर ले जा रही थी तो प्रिया चीख रही थी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ अमन, काश हमने माँ जी के साथ ऐसा ना किया होता। पर अब पछताने से क्या होता। जब चिड़िया चुग गई खेत। पैसे वापस मिलने के बाद सावित्री जी ने अपनी एक नई दुनिया बसाई। उन्होंने उन 40 लाख रुपयों से एक संस्कार पाठशाला की नींव रखी। यह स्कूल उन गरीब बच्चों के लिए था जिनके पास पढ़ने के साधन नहीं थे और उन बुजुर्गों के लिए था जिन्हें उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया था।
अब सावित्री जी का दिन बर्तनों की खटखट से नहीं बल्कि बच्चों की प्रार्थना और नमस्ते मैडम की गूंज से शुरू होता था। उनकी कमर का दर्द जैसे गायब हो गया था और चेहरे पर वही पुराना तेज वापस आ गया था। जेल से छूटने के बाद अमन और प्रिया पूरी तरह सड़क पर आ चुके थे। वे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। एक दिन वे सावित्री जी के संस्कार पाठशाला के बाहर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि सावित्री जी एक ऊंचे सिंहासन कुर्सी पर बैठी हैं और सैकड़ों बच्चे उन्हें घेर कर कहानी सुन रहे हैं। अमन ने हिम्मत जुटाकर गेट के पास से आवाज़ दी, माँ। सावित्री जी की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने कहानी रोकी और गेट की तरफ आई। अमन उनके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप था। अमन फूट फूट कर रोया, माँ, मुझे बंगला नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी पाठशाला में झाड़ू लगाने का काम दे दो, पर मुझे अपनी नज़रों के सामने रहने दो। मुझे समझ आ गया कि माँ का आशीर्वाद क्या होता है। प्रिया भी पीछे खड़ी सिर झुकाए रो रही थी। वह घमंड, वह क्रूरता सब मिट्टी में मिल चुका था। सावित्री जी ने अमन को उठाया नहीं बल्कि उसके कंधे पर हाथ रखा और शांति से बोली, अमन, तुमने झाड़ू लगाने की बात की। बेटा, जिस घर को मैंने अपनी ममता से सींचा था, तुमने वहाँ मुझे बर्तन मंजवाए। आज इस पाठशाला में तुम काम कर सकते हो, लेकिन एक बेटे की तरह नहीं बल्कि एक प्रायश्चित करने वाले इंसान की तरह। यहाँ कोई मालिक नहीं है, सब सेवक हैं। अगर तुम अपनी सोच बदल सकते हो तो यहाँ तुम्हारा स्वागत है। सावित्री जी ने उसे गले नहीं लगाया, क्योंकि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वे भर तो जाते हैं पर निशान छोड़ जाते हैं। उन्होंने उसे काम दिया, रोटी दी, पर वह पुराना अधिकार नहीं दिया। आज सावित्री जी को पूरा शहर क्रांति माँ के नाम से जानता है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि माँ केवल त्याग की मूर्ति नहीं होती, माँ न्याय की प्रतिमूर्ति भी होती है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर संतान रास्ता भटक जाए तो माँ को उसे सजा देने का भी उतना ही हक है जितना उसे पालने का। सावित्री जी अब हर शाम डायरी में एक ही लाइन लिखती हैं, पैसे औलाद के हाथ में उतने ही दो जितने उसकी नीयत को ना बिगाड़े, और अपनी लाठी हमेशा अपने हाथ में रखो। अमन और प्रिया अब सावित्री जी की पाठशाला में सबसे साधारण सेवक के रूप में काम करने लगे। जिस प्रिया को बर्तनों की गंध से नफरत थी, आज वह उसी रसोई में सैकड़ों बच्चों के लिए खाना बना रही थी। और जिस अमन को अपनी माँ को नौकरानी कहने में शर्म नहीं आई, वह आज उसी स्कूल की क्यारियों में पसीना बहा रहा था। सावित्री जी दूर से उन्हें देखती तो उनका माँ का दिल कभी कभी पसीज जाता, लेकिन फिर उन्हें वह सफ़ेद एप्रन और डीएम विजय पर उठा अमन का हाथ याद आ जाता। वे समझ चुकी थी कि आज उन्होंने ढील दी तो ये फिर से वही इंसान बन जाएंगे। अनुशासन ही सच्ची शिक्षा है। तभी एक दिन पाठशाला पर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी। शहर के एक भूमाफिया की नज़र उस जमीन पर पड़ गई जहां सावित्री जी ने संस्कार पाठशाला बनाई थी। वह जमीन सरकारी थी जिसे विजय ने विशेष अनुमति से पाठशाला के लिए दिलवाया था। उस माफिया ने गुंडे भेजे और स्कूल खाली करने की धमकी दी। अमन ने जब यह देखा तो उसके अंदर का सोया हुआ बेटा जाग उठा।
उसने पहली बार अपनी माँ के स्वाभिमान के लिए खड़े होने का फैसला किया। अमन गुंडों के सामने खड़ा हो गया और बोला, मेरी माँ की इस तपस्या को छूने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। गुंडों ने अमन को बहुत पीटा, वह लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने गेट नहीं छोड़ा। जब सावित्री जी ने देखा कि उनका बेटा आज सच में बदल गया है और उनके लिए खून बहा रहा है, तो वे बाहर आईं। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस वही पुरानी लकड़ी की छड़ी थी जिसे लेकर वे कभी स्कूल में चलती थी। उन्होंने गरज कर कहा, रुक जाओ, जिसे तुम पीट रहे हो वह भले ही मेरा अपराधी रहा हो, पर आज वह एक गुरु का ढाल बना है। और याद रखना, एक शिक्षिका जब ठान लेती है तो वह काल बन जाती है। तभी वहां पुलिस की गाड़ियां पहुंची। विजय खुद वहां पहुंचा था। उसने माफिया और उसके गुंडों को गिरफ्तार करवाया। विजय ने देखा कि अमन जमीन पर पड़ा है और सावित्री जी उसका सिर अपनी गोद में रखे हुए हैं। सावित्री जी ने पहली बार महीनों बाद अमन के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों से आंसू गिरे, पर ये दुख नहीं, शुद्धिकरण के आंसू थे। अमन ने सिसकते हुए कहा, माँ, आज मुझे दर्द नहीं हो रहा। आज मुझे लग रहा है कि मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं आपका बेटा कहलाने के लायक बना हूँ। सावित्री जी ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, सजा तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे इंसान बनाने के लिए दी थी। आज तूने साबित कर दिया कि संस्कार मरते नहीं, बस अहंकार के नीचे दब जाते हैं। आज वह संस्कार पाठशाला एक विशाल विश्वविद्यालय बन चुका है। सावित्री जी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन वे आज भी हर सुबह बच्चों को वही पाठ पढ़ाती हैं। सम्मान कमाया जाता है, छीना नहीं जाता। अमन और प्रिया अब उस संस्थान के सबसे ईमानदार ट्रस्टी हैं। वे अपनी माँ की परछाई बनकर उनकी सेवा करते हैं। शहर के लोग आज भी उस पार्टी की रात और उसके बाद हुए इस बदलाव की मिसाल देते हैं। सावित्री जी ने दुनिया को सिखा दिया कि माँ कमज़ोर हो सकती है, लेकिन जब वह अपने स्वाभिमान पर आती है तो वह इतिहास बदल देती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।